माँ भारती को प्रणाम है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख लोकोक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, लोकोक्तियाँ सदियों से चली आ रही हैं, सदियों तक चलती चली रहेंगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष, कवि या लेखक की रचना नहीं है। यह आम तौर से आम बोलचाल की भाषा में बुजुर्गों के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा और जीवन से सीख लेने वालों के द्वारा हठात अनायास ही मुख से निकलती चली गई हैं और ये मील का पत्थर साबित हुई हैं। इसलिए इन्हें साहित्य में स्थान मिला हुआ है। आगे चलिए, मैं बताना चाहता हूँ कि लोकोक्ति, लोक धन उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक माने जनमानस, जन सामान्य जनता, आम जनता के मुख से निकली हुई कथन है। आम जनता के मुख से मतलब कभी भी कोई बातचीत चली और अचानक किसी बुजुर्ग के या किसी किसान के या किसी अनुभवी के या किसी प्रत्युत्पन्न मति, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, उसके मुख से निकली हुई ये सब बातें हैं और धरोहर के रूप में रखी चली गई हैं और आम जीवन में, आम समय, आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन विशिष्ट अर्थ भी रखती हैं। इसीलिए इनका बड़ा जीवन में महत्व है। इनका रचयिता कोई एक नहीं, कई लोग हैं, कई लोगों के मुख से निकली है और कई लोगों के मुख तक निकलती हुई चलती चली जाएगी। भविष्य में भी इसका अस्तित्व बना रहेगा और इसकी प्रासंगिकता भी कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस समय ये उक्तियाँ लोगों के या विद्वानों के मुख से निकली हैं, उस समय कोई प्रसंग जो भी रहा हो, लेकिन इन उक्तियों के द्वारा, इन कहावतों के द्वारा जो विचार विमर्श आदान प्रदान होते रहते हैं, वह सदियों तक होते रहेंगे, क्योंकि इनकी प्रासंगिकता, उपयोगिता सदियों तक बनी रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि लोकोक्ति साफ सुथरी सूक्तियाँ गद्य में, पद्य में और यहाँ तक कि भोजपुरी शब्दों में भी ली गई हैं। इन्हें जो है सरस और प्रभावपूर्ण भाषा में लिखा गया, बनाया गया है। इनका गूढ़ार्थ भी होता है और समान अर्थ भी होता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि लोकोक्ति मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए अनुभव युक्त सूत्र हैं। ज्ञान के सूत्र हैं ये। हर प्रसंग पर, हर समय, त्रिकाल में, तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य, हमेशा इनका संबंध आम जीवन के लोकमानस से बना रहेगा, बना रहा हुआ है और बना रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि लोकोक्तियाँ निश्चित रूप से सरस, प्रवाहपूर्ण और प्रासंगिक होती हैं, क्योंकि ये हठात मुख से निकली हुई बातें हैं। वैसे ही जैसे आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला कि मानुषात् प्रतिष्ठां त्वां शाश्वते समागमः यत् क्रौच मिथुनाद एकम बधि काम मोहितम। उसके बाद ये वाल्मीकि जी स्वयं चौंक गए कि अरे ये मेरे मुख से क्या निकल गया। ठीक उसी प्रकार ये जो भी सूक्तियाँ हैं, सुंदर कथन है, लोकोक्तियाँ हैं, सूक्तिमय भाषा में हैं, ये प्रसंग के अनुकूल, समय अनुकूल जिन जिन लोगों के मुख से निकली हुई होंगी, वे लोग भी आश्चर्य मिश्रित हो गए होंगे कि निकला तो अच्छा निकला, ये अक्षुण्ण बना रहा है। इसलिए लोकोक्तियाँ अब न लिखित रूप में मिलती हैं, लेकिन प्राचीन काल में, यानी कि मुश्किल से 50 साल पहले इतना लेख साहित्य नहीं मिलता था, तो लोगों की ज़बान पर ये छाई रहती थी। लोकोक्तियाँ आम बोलचाल भाषा में लोग प्रयोग किया करते रहते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आने वाली संतान हमको मिली, हम इनका प्रयोग करते हुए अपने आने वाली संतानों को देते हैं। लोकोक्तियाँ खास तौर से उत्तरांचल, पूर्वांचल और हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा बनी हैं। जो मेरठ से लेकर के उत्तरांचल, उधर गुजरात का पूर्वी सीमा से लेकर के बिहार तक, और आप बिहार की बात आती है तो बिहार का भोजपुर अंचल, भोजपुरी अंचल, भोजपुरिया, गोरखपुरिया लोग निश्चय ही भोजपुरी का प्रयोग करते हैं और ये भोजपुरी अपने में विशिष्ट स्थान रखती है। अतः भोजपुरी भाषा में भी बहुत सी उक्तियाँ निकली हैं, बहुत सी लोकोक्तियाँ कही गई हैं जो
साहित्यिक खड़ी बोली में उसका परिष्ठित करके, प्रांजल करके, सुक्त करके उसे पुनः साहित्य रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। ये निकली कैसे? जैसे मान ली एक प्रसंग बता दें आपको कि एक लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। लगता है कि आज से 50 साल पहले सबके घरों में हैंडपाइप नहीं था, और आप जानते हैं पनघट बड़ा प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण जी तमाम लीलाएं किए हैं पनघट और गोपियों के साथ। उनकी गगरियों पर कंकड़ियाँ मार करके और उनको फोड़ करके और उन्हें प्रेम विह्वल किए हुए हैं कृष्ण जी। तो लगता है कोई गोपी और कोई लड़की या कोई पनिहारिन या कोई महिला पनघट यानी तालाब के या नदी के घाट से गगरी में पानी जल्दी जल्दी भर करके लेके जा रही होगी, और अचानक किसी बुजुर्ग या अनुभवी की नज़र पड़ी तो देखा होगा कि उसके माथे पर गगरी हिलते हुए जा रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, उस बुजुर्ग के या अनुभवी के मुख से निकल गया कि अरे बेटा, गगरी को तुमने ठीक से नहीं भरा, देखो ना तुम ठीक से नहीं जा पा रहे हो, सर तुम्हारा हिल रहा है। गगरी अधजल गगरी छलकत जाए, याद रखना। यानी उन्होंने तो हिदायत दी, शिक्षा दिया कि देखो जब भी गगरी भरो तो पूरा भरो, नहीं तो तुम्हें परेशानी होगी घर तक जाने में। गगरी सर पर हिलेगी। वो लड़की, वो अनुभव, दोनों लोग हठात रह गए कि करे ये तो अच्छी बात निकल गई। ठीक है, अब वो कहावत बन गई कि अधजल गगरी छलकत जाए। तब तक हो सकता है कि उन्हीं के मुख से कोई दूसरी गगरी आ रही होगी, कोई दूसरी गोपिका, दूसरी पनिहारिन घाट से खूब लबालब आकंठ गले तक भर करके, घड़े के गले तक भर करके गगरी अपने सर पर रखी होगी और आराम से स्थिर मुद्रा में बनाए हुए अपने कदम दर कदम डगमगाते हुए, डगडग भरते हुए चली जा रही थी आराम से। तो उन्होंने देखा होगा कि इस पनिहारिन की, इस गोपी की गगरी जो है पूरी तरह से हिल नहीं रही है, स्थिर है इसके सर पर, यानी ये गगरी भरी हुई है। तो उन्होंने देखा होगा कि देखो बेटा, आगे एक पनिहारिन गई है, वह गगरी भरी नहीं थी, उसकी गगरिया छलकत जाए, लेकिन भरी गगरिया मचकत जाए, एकदम स्थिर मचकते हुए चाल से चली जा रही थी। तो दूसरी कहावत बन गई। पहली क्या? अधजल गगरी छलकत जाए। तो दूसरी क्या बन गई? भरी गगरिया मचकत जाए, अर्थात भरी गगरी सर पर स्थिर हो जाती है और ले जाने वाला या वाली, चाहे वो पनिहारी हो चाहे पनिहारन हो, वो आराम से लेके चली जाती है। लेकिन अगर गगरी खाली है तो डगमग डगमग करते हुए ले जाने वाला या ले जाने वाली परेशान हो जाते हैं। और तो और बताएं, बहुत सी कहावतें भोजपुरी में बनी हैं, मैथिली भाषा में बनी हैं, ब्रजी में बनी हैं, फिर उनका परिसंस्करण करके खड़ी बोली हिंदी में रूप लाया गया है। जैसे ये है कि नौ मन तेल होगा न राधा गौने जाएगी। अब ये प्रसंग बना होगा कभी किसी के समय कि लगता है जो है कि जो डिमांड रही होगी उस समय कि शादी तभी होगी जब 9 मन तेल में पूड़ी बनेगी या 9 मन तेल में मिठाई बनेगी। तो उस समय सरसों इतना या तेल इतना नहीं बोया जाता था कि 9 मन तेल हो जाए, तो कहावत बन गई। लेकिन याद रखिएगा, ये कहावत भोजपुरी में बड़ी सुंदर लगती है, खड़ी बोली में थोड़ा खड़खड़ाहट उत्पन्न करती है जैसा कि बोली की विशेषता है, लेकिन इसकी खालिश मिठास, बेदाग मिठास भोजपुरी में है। क्या है? न 9 मन तेल होई न राधा गौने जई हैं। क्या सुंदर मिठास है भोजपुरी में। भोजपुरी को कुछ लोग उपेक्षित कर देते हैं, क्या भोजपुरी बोल रहा है, बड़ा उल्लू होगा, बड़ा गंवार होगा। ना 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 ना, भोजपुरी के कवि लोग, भोजपुरी के गंवार लोग, गंवार किसे कहते हैं? गांव में रहने वाले को गंवार कहते हैं, लेकिन ये गंवार शब्द अब रूढ़ हो गया है। गंवार उसे कहते हैं जो मूर्ख हो या एकदम से भोदा हो ना। गांव में रहने वाले को गंवार, नगर में रहने वाले को नागर, नागरी कहा जाता है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होई। बिहारी ने नगर में रहने वाली राधिका को नागरी कहा है। उसी तरह से पुरुषवाचक शब्द नागर, और गांव में रहने वाले को गंवार, लेकिन आज गंवार लोग, किसी लोग मानते हैं मूर्ख को गंवार कहते हैं ना। ऐसा नहीं, शब्द की बड़ी महिमा है। शब्द की महिमा का वंचन हम किसी अगली कड़ी में ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोगों को शब्दशः शब्द की विशेषता पर छाप पड़ जाए। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि ये निकला होगा कि न 9 मन तेल होई न राधा गौने जई हैं। आज भी ये प्रासंगिक है। किसी न किसी बात पर लोगों के मुख से तेल, अच्छा ये काम है। जैसे मान लीजिए आप ही बाज़ार के लिए मचल रहे हैं, बड़हलगंज आपको जाना है और
500 से कम में बाजार नहीं करना चाहते आप। घर में उससे न पैसा हो तो आदमी किसी न किसी के मुँह से कहे न 500 हो ही न तू बाजारे जइबा, न 500 होगा न तुम बाजार जाओगे। ये तो वही बात हो गई कि न 9 मन तेल होगा न राधा गौने जाएगी। अरे भाई, गौने जाना अनिवार्य विधा है, अनिवार्य प्रथा है। शादी हो गई तो गौना होना ही होना है। थोड़ा कम में भी हो जाए, थोड़ा कम दहेज हो जाए, दोनों पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। उसी तरह से बाजार के लिए भी आप गार्जियन हैं तो अपने पाल्य को समझाइए कि 500 नहीं है तो क्या बाजार नहीं होगी। अरे 400 भी में से तो सामान हो सकता है, 1 पैसे में भी सामान हो सकता है। हालांकि वो पैसे का ज़माना अब चला गया, तो 1 रुपया हम कहते हैं, 1 रुपये में भी जो होगा, बाजार तो जाओ, हो के आओ, कुछ भी तो खरीद के लाओ। नहीं से अपेक्षा कुछ हाँ तो अच्छी बात है। अब यहीं दूसरी कहावत बन जाएगी कि भागते भूत की लंगोटी ही भली। अरे जाओ, कुछ तो बाजार से ले आओ ताकि कुछ खाना वाना बने। भागते भूत की नहीं 500 में बाजार हो पाएगी, सामान आ पाएगा, तो भागते भूत की लंगोटी भली। कम से कम लंगोटिये से काम चल जाएगा, यानी 1 रुपये में ही जो सामान मिलेगा उसी से काम चल जाएगा। काम चलाने की बात है। इसी तरह से समय अनुकूल समय समय पर लोगों के मुख से ये लोकोक्तियाँ निकलती चली गईं और जनमानस की भाषा बन गई और सदियों से प्रासंगिक हैं और रहती दुनिया तक प्रासंगिक रहेंगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि इनका अर्थ दोहरा होता है। मैं बता दूं कि हमारे हिंदी किसी भी भाषा की 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। ख़ासतौर से हिंदी की तो 6 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 शब्द शक्तियाँ हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में हम सीधे सीधे कहते हैं, तो बात मान लीजिए आज आ गई होगी कि गगरी आधी भरी थी, गोपिका ले जा रही थी पनघट से, तो उस अनुभवी बुजुर्ग की आंखों ने देखा, कहा बेटा देखो गगरी आधी भरी है, इसलिए तुम्हारे सर पर डगमग डगमग कर रही है, ठीक है, इसलिए अगर भरी होती तो तुम्हें ऐसी परेशानी नहीं होती। तो लाइन क्या बन गई? अधजल गगरी छलकत जाए। प्रसंग रहा होगा, तो ये प्रसंग बनता चला गया। अब आइए पुनः दूसरा प्रसंग बना कि कोई दूसरी लड़की, दूसरी पनिहारिन भरी गगरी लेके जा रही थी। उन्होंने कहा देखो आगे गई है, वो परेशान होती जा रही है, डगमगाते हुए जा रही है, तुम कितने आराम से जा रहे। तब ये सिद्ध है कि भरी गगरिया मचकत जाए। अब ये प्रसंग बन गया दोहरा। हमने कहा ये अभिधा बन गया। अभिधा माने सीधे सीधे, लक्षण माने लक्षणों के आधार पर, और व्यंजना माने जो कहावत व्यंग्यार्थ करती है, ध्वनित करती है, इंगित करती है, संकेत देती है। तो अब मान लीजिए पनिहारिन के लिए तो ये बात समझ में आ गई कि भरी गगरिया मचकत जाए। और किसी आम मंच पर भी लोग बोल देते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। मंच हो रहा है, सभा हो रही है, उसमें कोई बड़बोला बोलने लगा, कम बुद्धि वाला बोलने लगा। कम बुद्धि से तात्पर्य किसी के पास कम बुद्धि नहीं होती, लेकिन उसका अनुभव कम होता है। अगर मान लीजिए उसका अनुभव कम है तो वह बोलेगा कि जो भी कुछ भी बोल जाए तो लोग कहेंगे बहुत बड़बड़ा रहा है, बहुत बोल रहा है। अरे भाई, तो दूसरे में टिप्पणी करेंगे, अरे जानते नहीं पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, ज़्यादा अपने को शो करते हैं, दिखावा करते हैं। वही कहा है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अब भाई मंच पर बोलने वाला गगरी तो लिया नहीं है, पनघट पर खड़ा नहीं है, तो फिर उसके लिए लोगों ने क्यों ऐसा प्रयोग कर दिया कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये व्यंजना अर्थ में आ गया। अभिधा में था कि पनघट से पनिहारी लेके जा रहे या पनिहारा लेके जा रहा है, लेकिन सभा के मंच पर जो बोल रहा है उसके लिए भी प्रयोग कर दिया गया कि अरे बहुत बोल रहा है, अधजल गगरी छलक, कम पढ़ा लिखा है ना, इसलिए ज़्यादा दिखावा कर रहा है। तो जो यहाँ आप व्यंजना से अर्थ लगाएंगे कि भाई गगरी तो लिया नहीं है, न पनघट पर खड़ा, ये तो मंच पर खड़ा है, तो फिर इसके लिए क्यों ऐसा प्रसंग लाया गया, क्यों ऐसी कहावत लाई गई। तो कहावत का ध्वनित अर्थ है, व्यंग्यार्थ अर्थ है कि ये कम पढ़ा लिखा इसलिए बड़बड़ा ज़्यादा रहा है, तो वहाँ प्रासंगिक हो गया क्या, अधजल गगरी छलकत जाए। उसी के कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसा वक्ता खड़ा हुआ जो कम ही समय में अपनी संपूर्ण निचोड़ को, अपने संपूर्ण अनुभवों को बड़े ही संयत भाषा में, बड़े ही शिष्ट भाषा में, कम समय में सूत्रात्मक वाक्य में कह डाला। तो लोग कह रहे भाई ये बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कहावत है ना, भरी गगरिया मचकत जाए, तो उनके लिए हो जाएगा क्या वो भी गगरी लिए हैं, क्या वो भी जल भर के लेके जाए ना। उनकी कहावत रूपी जल ही उनके व्याख्यान रूपी गगरी में इतना अच्छे ढंग से समाहित हो गया कि लोगों का दिल बाग बाग हो उठा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो ये प्रासंग होता है अभिधा लक्षणा व्यंजना के, यानी लोकोक्तियाँ सदैव प्रासंगिक रहेंगी किसी भी भाषा में। जैसे मान लीजिए कि अंधों में काना राजा, एक दूसरी कहावत है,
अब प्रसंग तो ये रहा होगा कि लगता है कि 5-6 अंधे लोग जा रहे होंगे कहीं, उसमें से एक जो एक आंख वाला था, काना उसे कहते हैं जिसकी एक आंख हो, तो वो कम से कम देख तो रहा था, इसलिए सब उसके कंधे को पकड़े थे एक दूसरे को, और आगे आगे वही चल रहा था, सबको रास्ता दिखा रहा था। तो किसी बुजुर्ग की या कि अनुभवी या किसी किसान की बाड़ी फूट पड़ी होगी कि देखो सारे अंधे जा रहे हैं, उसमें एक जो काना है वह राजा बना हुआ, अर्थात वह मार्गदर्शक का काम कर रहा है। हो तो गया ये तत्कालीन अविधा शब्द शक्ति के द्वारा प्रयोग किया गया, लेकिन व्यंजना से कभी कभार कुछ करते हैं कि अरे भाई 10 लोग मारपीट कर रहे हैं, तो उसमें जो है कि एक बीच बचाव कर रहा है, तो ये भी कहा, वहाँ भी कहा जा सकता है कि सारे अंधे लड़ रहे हैं, एक काना कम से कम उसमें बीच बचाव तो कर रहा है। सच ही है, अंधों में काना राजा। तो प्रसंग लोकोक्तियों का सदैव प्रासंगिक रहेगा, यही इसकी प्रासंगिकता है। इसीलिए ये लोकोक्तियाँ हमारे और आपके साहित्य में स्थान पा चुकी हैं, नहीं तो केवल आज से 20 साल 50 साल पहले लोगों की ज़बान पर हुआ करती थी, लोग ज़बान से बोलते थे और इनका प्रयोग करते थे। धीरे धीरे इनका असर ऐसा हुआ कि विद्वानों ने, मनीषियों ने इसे पाठ्यक्रम में लागू किया और आजकल ये परीक्षा के परीक्षा प्रश्नों में लागू हो गई हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये लोकोक्तियाँ की विशेषता क्या होती है। लोक उक्ति है, सुक्ति है, सुंदर कथन है, ये गद्य में भी, पद्य में भी और सुंदर कथन में भी पाई जाती हैं। मैं वासुदेव शरण अग्रवाल की वाणी को पुनः दोहराता हूँ। उन्होंने तो चोखे चुभते नाम की एक रचना भी लिख डाली, इसमें तमाम लोकोक्तियों का संग्रह है। तभी तो कहते हैं कि ये लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते सूत्र हैं। चोखे माने बड़े सुंदर, चोखा, चोख, प्रभावशाली। चोखा जब तक चोख नहीं होगा तब तक वो खाने में अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से चोखा चोख होता है, और चोख होगा तो असर भी करेगा। ये लोकोक्तियाँ चोखा तो हैं ही, चुभती भी हैं, यानी लोगों के दिलों में असर भी करती हैं, इसलिए इन्हें लोकोक्तियाँ कहा गया। विराम लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए भी और ग्रहण करने के लिए भी। लोकोक्ति का अर्थ, विशेषता और अंतर आप लोग ज़रूर समझ लिए होंगे। मैं आगे पुनः फिर इसके बारे में कुछ वर्णन करूंगा, समय अभाव है। धन्यवाद। मातरम वंदे।